हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सब लोग पढ़ लिए, जितना भी पढ़ाया गया था सब कंप्लीट हो गया। नाउन नाउन नंबर सारी चीज़ें तैयार है। नहीं हो पाई, कोई प्रॉब्लम थी। टाइम टाइम यार, तुम लोग कौन सा मीटिंग में चले जाते हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग रहती है, कौन सी टाइम तुम्हारी प्रॉब्लम हो जाती है भाई। हाँ, सबसे बड़ी टाइम। देखो बेटा, बाबू सोना धनिया पुदीने के चक्कर में पड़े रहोगे ना तो टाइम कभी नहीं मिलेगा। अब एज है, यही यही एज है, कुछ बन जाओ। नहीं तो फिर पता है, फिर अभी तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है तुमको, बाद में वही बाबू सोना तुम्हारी जो है वो, उनको पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है ना भाई। जीवन जब कल को शादी वादी हुई आपकी, हालांकि जो ये रास्ते आप दिख रहे हैं हमको, जो आपका ये तौर तरीका दिख रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा है। तो पढ़ाई करो, अच्छे से ढंग से पढ़ाई करो ना। ढंग से पढ़ाई करोगे तो सब कुछ होगा। नहीं तो फिर बाद में दोस्तों की शादी में ही नागिन डांस करते मिलोगे, और फिर नागमणि लेने के बाद ही वहाँ से हटोगे। अब तुम डिसाइड कर लो क्या करना। जीवन इतना आसान नहीं है, लाइफ इज नॉट ईजी, यू हैव टू मेक इट ईजी। मेहनत करो, इसको आसान बनाओ। ऐसा नहीं है कि अपने आप जीवन ऐसे चल जाएगा, ठीक है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यही एज होती है। अब सोचो जीवन इतना आसान होता तो 18 से 25 साल ही होती है सरकारी नौकरी की एज, गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करने के लिए, मोस्टली आप लोग जिसकी तैयारी कर रहे हो तो। और यही एज इसके लिए भी है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आपके लिए यही है। अब दो ट्रैक हैं आपके पास, आप चूज कर लो कौन सा ट्रैक चूज करना है, ये वाला या फिर जॉब वाला। आप सफल हो गए, सक्सेस हो गए तो ये तो अपने आप हो जाएगा। लेकिन आप सफल नहीं हुए तो ये मिलने के बाद भी आपका नहीं रहेगा। अब आप सोच लो, फिर मम्मी पापा के जूते, झाड़ू बेलन चमचे जो भी हैं वो अलग मिलेंगे, अड़ोस पड़ोस के ताने अलग मिलेंगे, फिर किसी काम के नहीं रहोगे। तो आप सोच लो क्या करना है। हैं, फिर अभी ये जो 2-2 बजे रात में बिस्तर में घुस के हेलो, यही सब करते रहोगे फिर। बेटा इस सब से बाहर निकलो, ग्रो अप। इन सब से बाहर निकलो, इसमें कुछ नहीं रखा है। 25 साल तक जम कर तैयारी करो, कुछ बन जाओ। फिर 25 साल के बाद मम्मी पापा तो वैसे ही ला देंगे, हैं। क्यों, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा इस, इन सब में कुछ नहीं रखा है। यही मौका है, अच्छे से मेहनत कर लो, ठीक है। आप लोग सोचते हो 1 घंटा हमने पढ़ लिया बस बहुत हो गया, अब लाओ थोड़ा सा आराम कर लें, थोड़ा सा ये कर लें, उसी में तो आपको भूख भी लग जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि आप 1 घंटा पढ़े नहीं, आपको भूख लग गई कहीं चाय पीने की, कहीं कुछ मन कर रहा है, कहीं कुछ मन कर रहा है। 1 घंटा पढ़ लिए आप भूल जाते हो कि मोर देन नीड हो गया, आपको आवश्यकता से अधिक पढ़ लिया भाई, ये ओवर हो गया। अब मन आपका विचलित हो जाता है, ऐसा लगता है कि बस हिमालय पे चले जाएं, शांति मिल जाएगी। 1 घंटे में सोचिए बेटा, इसके लिए 10-10 घंटे, 8-8 घंटे, 12-12 घंटे मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके सफलता हासिल होती है। ऐसे नहीं कि आप 1 घंटे पढ़ लिए उसके बाद फिर 2 घंटे सो गए, तो सब भूल गया जो आप पढ़े थे। आप कंटिन्यू पढ़ो, उसका उसको रिवाइज करो, तब जाके आपके दिमाग में सेट होगा, ठीक है। अच्छी चीज़ें इतने आसानी से नहीं मिल जाती हैं। योगी ऋषि मुनि जो महात्मा थे वो भी तपस्या, सैकड़ों वर्ष तपस्या करते रहते थे, तब जाकर ज्ञान की प्राप्ति होती थी। आप सोचते हो 20 मिनट ऐसे हम पढ़ लें उसके बाद ज्ञान मिल जाएगा, जाके परीक्षा दे देंगे, सब हो गया, डन, सरकारी जॉब मिल जाएगी। इतना आसान नहीं है, हैं। 150 करोड़ आबादी वाले इस देश में इतना आसान कहाँ से हो जाएगा भाई। तो आज हम बात करते हैं, नाउन नंबर हो गया हमारा, नाउन पढ़ लिए, नाउन नंबर पढ़ लिए। आज हम जेंडर बात करेंगे। जेंडर नाउन का ही हमने बताया था, नाउन का नंबर हो तो नंबर होता है, जेंडर होता है, केस होता है। तो हमने नंबर पढ़ लिया, नंबर का मतलब सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है वो हमने पढ़ लिया, ख़त्म कर दिया। आज हम पढ़ेंगे जेंडर, नाउन का जेंडर। नाउन का, इसको बंद करो तो, नाउन का जेंडर। जेंडर, इसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है। जेंडर की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपको बाद में ये काम आएगा, कि आपको पता ही नहीं रहेगा कि ये मेल है फीमेल है, आई मीन मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है, तो आप किसके हिसाब से प्रोनाउन लगाओगे, किसके हिसाब से एडजेक्टिव लगाओगे। तो ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आगे आप जब प्रोनाउन पढ़ोगे तब आपको जेंडर की इंपॉर्टेंस ही समझ में आएगी, ठीक है। तो इसलिए आज पहले नाउन का जेंडर पढ़ते हैं। तो जेंडर की डेफिनेशन होती है, जेंडर की डेफिनेशन होती है, द नाउन व्हिच डिनोट्स मेल और फीमेल सेक्स इज कॉल्ड जेंडर। द नाउन व्हिच डिनोट्स मेल और फीमेल सेक्स इज कॉल्ड जेंडर। लिख लो, द
द नाउन विच डिनोट्स मेल और फीमेल सेक्स इज कॉल्ड जेंडर। ऐसा नाउन जो मेल या फीमेल को दर्शाता हो वो जेंडर कहलाता है। मतलब नाउन ये मेल है फीमेल है, किस लिंग में है, वो पुल्लिंग है स्त्रीलिंग में है, वही जेंडर कहलाता है किसी भी चीज़ का। अभी आप कोई फॉर्म भरते हो तो आपका भी जेंडर आता है ना, कि मतलब मेल या फीमेल। कोई फॉर्म भरो तो देखिए जेंडर का ऑप्शन रहता है, उस पर आपको टिक करना रहता है मेल या फीमेल। तो वही हमें पढ़ना है, नाउन दैट डिनोट्स या विच डिनोट्स मेल और फीमेल सेक्स इज कॉल्ड जेंडर। लिख लो। अब देखो, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन? फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। इधर देखो, सामने देखो। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, यही 4 प्रकार के होते हैं। दिमाग में अभी सेट कर लो, ये नहीं कि आप कॉपी में लिख लो उसके बाद घर पे। जो कॉपी में लिखा रहता है वो लिखा ही रहता है, हमको पता है। घर पे कहाँ इतना टाइम है तुम लोगों के पास। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, 4 प्रकार के जेंडर होते हैं। ठीक है, नोट कर लिए? हो गया? चलो, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूट्रल। अब 1 बाई 1 जानते हैं डेफिनेशन ऑफ जेंडर। फर्स्ट मैस्कुलिन जेंडर। फर्स्ट मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर, इसकी डेफिनेशन है ऐसा नाउन जो मेल सेक्स को डिनोट करता हो। ऐसा नाउन जो मेल सेक्स को डिनोट करता हो, मतलब ये दर्शाता हो कि ये पुल्लिंग है, पुरुष है। ऐसा नाउन जो ये दर्शाता हो कि ये पुल्लिंग है या पुरुष है, मेल सेक्स को डिनोट करता हो। अ नाउन व्हिच डिनोट्स, लिख लो, अ नाउन व्हिच डिनोट्स मेल सेक्स इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। अ नाउन व्हिच denotes male sex is called masculine gender. Masculine gender. A noun which denotes male sex is called masculine gender. A noun which denotes male sex is called masculine gender. ऐसा नाउन जो ये दर्शाए कि ये पुल्लिंग है या पुरुष है, वो क्या कहलाता है? मैस्कुलिन जेंडर। एग्जाम्पल, बॉय, फादर, हॉर्स, बॉय, फादर, हॉर्स, डॉग, ये क्या है? मैस्कुलिन में है। ये सब क्या है? मैस्कुलिन है। बॉय, फादर, सन, ये सब पुरुष है ना, तो ये क्या है? मैस्कुलिन जेंडर है। बॉय, फादर, सन, हॉर्स, डॉग, ये सब क्या है? मैस्कुलिन जेंडर है। ठीक, चलो। अ नाउन व्हिच डज नॉट स्पेसिफाई एनी सेक्स, मतलब ये किसी स्पेसिफाई सेक्स को डिनोट नहीं करता है। मतलब अ नाउन व्हिच डज नॉट स्पेसिफाई एनी सेक्स, ये किसी मेल या फीमेल को डिनोट नहीं करता है, नहीं दर्शाता है, बट इंडिकेट्स लिविंग थिंग इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। हो गया?
A noun which does not specify any sex but denotes living thing is called common gender. ऐसा नाउन जो ये ना दर्शाए कि ये मेल है फीमेल है, लेकिन ये जरूर दर्शाए कि ये लिविंग है, जीवित है, वो कहलाता है कॉमन जेंडर. एग्जाम्पल, डॉक्टर, लॉयर ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं. लॉयर, टीचर, ये सब क्या है? ये कॉमन जेंडर में आते हैं. जैसे हमने कहा कि आई कॉल्ड अ डॉक्टर, हमने एक डॉक्टर को बुलाया, आई कॉल्ड अ डॉक्टर. अब हमको नहीं पता है कि ये डॉक्टर कौन सा जेंडर है, मेल है फीमेल है, तो ये कॉमन जेंडर माना जाएगा. ठीक है. अब इसका यूज देख लो एक बार, कहाँ दिक्कत करेगा अगर आपको जेंडर का नहीं ज्ञान है तो. जैसे हमने कहा कि आई कॉल्ड अ डॉक्टर, मैंने एक डॉक्टर को बुलाया लेकिन वो नहीं आया, तो बट अब क्या लगाओगे? ही लगाओगे या शी लगाओगे? अगर आपको नहीं पता है कि ये कौन सा जेंडर है तो आप क्या लगाओगे? ही या शी. यहाँ दिक्कत आएगी, इसीलिए हमने कहा जेंडर पढ़ लीजिए. तो अभी आगे बताते हैं क्या लगेगा. ठीक है. A noun which does not specify any sex, a noun which does not specify any sex but denotes living thing is called common gender. A noun which does not specify any sex but denotes living thing is called common gender. कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? वेरी गुड, नोट कर लो. ठीक, मैं हट जा रहा हूँ, वीडियो पॉज कर देना. जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो नोट कर लेंगे. ओके, मैं इरेज करो. नेक्स्ट, न्यूटर जेंडर. न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर मतलब नॉन लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तुओं को जो दर्शाए. ऐसा जेंडर जो निर्जीव वस्तुओं को दर्शाए वो कहलाता है न्यूटर जेंडर. अ नाउन विच डिनोट्स नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर. अ नाउन विच denotes non-living things is called neuter gender. A noun which denotes non-living things is called neuter gender. A noun which denotes non-living thing is called neuter gender. ऐसा नाउन जो नॉन लिविंग थिंग्स को, निर्जीव चीजों को दिखाए, वो कहलाता है न्यूटर जेंडर. जैसे चेयर, बॉल, पेन, बुक, ये सब क्या है? ये न्यूटर जेंडर में. चेयर, बॉल, पेन, बुक, ये सब क्या है? न्यूटर जेंडर में है. ठीक, कोई भी निर्जीव, कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स आपको दिखे तो वो क्या है? न्यूटर जेंडर में. ठीक, गॉट इट? क्लियर? चारों जेंडर क्लियर हो गए? चलिए पढ़ते हैं सम इंपॉर्टेंट रूल ऑफ जेंडर. जेंडर के कुछ महत्वपूर्ण रूल क्या है? सम इंपॉर्टेंट रूल. सम जेंडर के कुछ इंपॉर्टेंट रूल जान लीजिए. कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका उपयोग कोमलता मतलब सॉफ्टनेस, जेंटलनेस, सज्जनता, या फिर काइंडनेस, उदारता, आशावादी, इन सब सेंस में लगता है. कुछ नाउन ऐसे हैं जिनका प्रयोग सज्जनता, उदारता, होपनेस मतलब आशावादी, या फिर सॉफ्टनेस, इन सब सेंस में होता है, तो वो नाउन हमेशा फेमिनिन जेंडर में माना जाएगा. कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग सॉफ्टनेस, कोमलता, काइंडनेस, दयालुता, जेंटलनेस, सज्जनता, या फिर आशावादी, उदारता, इन सब सेंस में होगा, तो वो माना जाएगा किस में? फेमिनिन जेंडर में. एग्जाम्पल देखो, जैसे द मून,
द अर्थ। अब कहोगे मून, ये सब तो नॉन लिविंग थिंग्स है, न्यूट्रल जेंडर में आना चाहिए। तो इसीलिए हमने बताया कि ये कभी कभी दयालुता, सज्जनता या उदारता के सेंस में, जो पोएट हैं, कवि हैं, वो इसको सजीव मान के वर्णन कर देते हैं ना। पोएट कभी देखिए, वो कभी कभी, वो तो एक आपने पढ़ा होगा फाउंटेन, उसको भी सजीव मान लिया, तो कभी कुछ भी मान सकता है। तो इसलिए इसको हम फेमिनिन जेंडर में ही रखेंगे। द मून, द अर्थ, कार भी तो न्यूट्रल है, लेकिन जब मान लेते हैं कि नहीं, कवि हैं, कभी कुछ भी मान सकते हैं, तो फेमिनिन जेंडर में ही रखेंगे। लेकिन पहले हम देखेंगे कि इसका उपयोग किस सेंस में किया गया है, इसका उपयोग किस सेंस में किया गया है, तभी। ठीक है, ऐसे नहीं कि हमेशा इसका प्रयोग हम फेमिनिन जेंडर में रख देंगे, बाकी तो न्यूट्रल जेंडर है। हम देखेंगे कि इसका उपयोग सज्जनता, दयालुता, उदारता, कोमलता इस सेंस में है कि नहीं। ठीक, नेचर, फेथ, शिप। जहाज भी अब कहोगे ये तो न्यूट्रल है, नहीं, कभी कभी होता नहीं कि बेचारी पूरी रात हवाओं से, तूफानों से लड़ती रही, लेकिन हमें मंजिल तक पहुंचा दी। तो यहाँ इसका भाव आप देखो बदल गया ना, बेचारी पूरी रात हवाओं तूफानों से, लहरों से लड़ती रही, लेकिन हमें मंजिल तक पहुंचा दी। तो यहाँ इसका भाव बदल गया है, इसलिए ये फेमिनिन जेंडर में हो गया फिर। तो ये सब चीज़ें जब दयालुता, कोमलता, सज्जनता के आधार पे इसका प्रयोग हुआ रहेगा, तो ऐसे नाउन को हम क्या करेंगे, फेमिनिन जेंडर में रख देंगे। एग्जाम्पल देखो, द मून shed her light on the bank of river। एग्जाम्पल देखो, द मून शेड हर लाइट, मतलब चंद्रमा ने अपनी चांदनी नदी के किनारे पे अपनी चांदनी बिखेर दी है। तो अब यहाँ देखो, द मून, इसके लिए हमने हर का प्रयोग कर दिया, यानी फेमिनिन जेंडर माना, तभी तो हर का प्रयोग किया। तो यहाँ ये फेमिनिन जेंडर में प्रयोग किया गया। स्प्रिंग, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, इसको इरेज कर दें। स्प्रिंग हैज हर own charms and delights। स्प्रिंग मतलब बसंत ऋतु, स्प्रिंग हैज हर ओन चार्म एंड डिलाइट, मतलब बसंत ऋतु का अपना एक अलग ही आनंद होता है, आनंद अलग ही खूबसूरती होती है। तो देखो इसका जो भाव है, जो सेंस है, आनंद और खूबसूरती से जोड़ दिया गया है, तो ये फेमिनिन जेंडर में हो जाएगा। ठीक, तो पहला रूल हमारा क्या है कि कुछ नाउन ऐसे हैं जिसका प्रयोग सज्जनता, कोमलता, दयालुता, इन सब के सेंस में किया जाता है, तो हम उस नाउन को फेमिनिन जेंडर में रखते हैं। पहला रूल। दूसरा नोट करो, दूसरा है, कुछ नाउन ऐसे हैं जिनका प्रयोग कठोरता, दृढ़ता, मतलब फर्मनेस, कुछ नाउन ऐसे हैं जिनका प्रयोग हार्शनेस, कठोरता, फर्मनेस, दृढ़ता, इन सब चीज़ों के लिए किया जाता है। कुछ नाउन ऐसे हैं जिनका प्रयोग कठोरता, दृढ़ता के सेंस में किया जाता है, उनको हम मैस्कुलिन जेंडर में रखते हैं। जैसे डेथ, टाइम, विंटर। एग्जाम्पल देखो, डेथ, टाइम, विंटर, समर। ठीक, डेथ, टाइम, विंटर, समर, स्टॉर्म मतलब आंधी तूफान, विंड, इन सब का प्रयोग दृढ़ता या कठोरता के सेंस में होता है, इसलिए इसको हम मैस्कुलिन जेंडर में रखते हैं। ठीक, एग्जाम्पल देखो, डेथ ऑलवेज नोज हिज विक्टिम, विक्टिम मतलब शिकार। डेथ ऑलवेज नोज हिज विक्टिम, मौत अपने शिकार को हमेशा जानती रहती है, हमेशा पहचान लेती है। विक्टिम मतलब शिकार। डेथ ऑलवेज नोज हिज विक्टिम, मौत हमेशा अपने शिकार को पहचान लेती है।
तो डेथ जो है कठोरता को शो कर रहा है, इसलिए यहाँ हिज का प्रयोग हो गया मैस्कुलिन, ठीक, मैस्कुलिन माना गया। नोट कर लो, ये नोट कर लो कि ये मैस्कुलिन जेंडर में आता है जब इसका प्रयोग किस सेंस में हो, कठोरता, दृढ़ता। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। अभी हम, हाँ, एक चीज़ हमने बताया था कि जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर हमें पता नहीं है कि कौन सा ये मेल है कि फीमेल है, तो लोग कहते हैं ना लेडी डॉक्टर, लोग कह देते हैं लेडी डॉक्टर। ये गलत है, वैसे जनरली बोल देते हैं बट ये गलत है। लेडी डॉक्टर नहीं, बिकॉज लेडी डज नॉट डिनोट सेक्स, ठीक है। लेडी वर्ड जो है वो सेक्स को नहीं डिनोट करता है। लेडी वर्ड किसी के पद या संबोधन के लिए प्रयोग होता है, उसकी कर्टेसी होती है, हमारी एक कर्टेसी होती है संबोधन या पद के लिए, और ये प्लूरल में ज़्यादातर यूज है, लेडीज एंड जेंटलमैन। जैसे हम बोलना हुआ लेडीज एंड जेंटलमैन, वहीं उसके पद और गरिमा को संबोधित करने के लिए होता है। ये किसी महिला के लिए लेडी डॉक्टर, लेडी लॉयर, लेडी टीचर, ये वर्ड जो है ग्रामेटिकली गलत है। वहाँ वुमेन डॉक्टर, वुमेन टीचर होता है, ठीक। ये सही है, लेडी डॉक्टर ये गलत है, ग्रामेटिकली ये गलत है, ये सही है, ध्यान रखना, ठीक है। ये सेक्स को दर्शाता है कि मतलब वो मेल है कि फीमेल है। ये संबोधन के लिए होता है, डायरेक्ट संबोधन के लिए होता है, उसकी पद या गरिमा को दर्शाता है, ना कि ये बताता है कि वो, हाँ, लेडी वर्ड डज नॉट डिनोट सेक्स बट वुमेन डिनोट सेक्स, दैट्स वाई वी डू नॉट यूज लेडी, वी यूज वुमेन, ठीक। नेक्स्ट रूल देखो, नेक्स्ट देखते हैं। ईच, एवरी, ईदर एंड नीदर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव हैं। ईच, एवरी, ईदर एंड नीदर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव हैं। इसके साथ जो कॉमन जेंडर यूज होता है, इनके साथ जो भी कॉमन, जैसे एवरी स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट, एवरी क्या है, एवरी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एवरी स्टूडेंट, ठीक। ये स्टूडेंट कॉमन जेंडर है, ये कॉमन जेंडर है। अब इसके साथ हम जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो हमेशा, वो क्या होगा, जो प्रोनाउन या एडजेक्टिव जो यूज करेंगे वो हमेशा मैस्कुलिन का माना जाएगा। एवरी स्टूडेंट शुड डू हिज ड्यूटी, देखो हिज क्या है, मैस्कुलिन का है, फेमिनिन होता तो हर लगा देते। तो हमेशा याद रखना, ईच, एवरी, ईदर, नीदर अगर लगा हो उसके साथ कॉमन जेंडर दिया गया, उसके साथ कॉमन जेंडर दिया गया हो, स्टूडेंट, लॉयर, डॉक्टर, टीचर, तो उसके लिए जो हम इस टाइप का प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव यूज करते हैं, पॉजेसिव जिसको बोलते हैं, वो हमेशा मैस्कुलिन का होगा, फेमिनिन का नहीं होगा। अभी आपके ये समझ नहीं आएगा क्योंकि आपने पॉजेसिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ा ही नहीं है, तो कहाँ समझ में, लेकिन बस अभी ये रूल जान लो, ईच, एवरी, ईदर, नीदर के साथ जो है जेंडर हमेशा वो मैस्कुलिन का माना जाएगा, फेमिनिन का नहीं माना जाएगा। ऐसे ही एवरीवन, एनीवन, समवन, ये सब इंडेफिनिट प्रोनाउन या एडजेक्टिव होते हैं। एनीवन, एवरीवन, समवन, ये सब इंडेफिनिट प्रोनाउन या एडजेक्टिव होते हैं। इसके साथ भी हमेशा मैस्कुलिन जेंडर का ही प्रयोग किया जाएगा, ठीक। एवरीवन, एनीवन, समवन, ये सब क्या है, इसके साथ भी आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन या एडजेक्टिव होते हैं, तो इसके साथ भी आपको मैस्कुलिन जेंडर का ही प्रयोग करना है। जब हम पॉजेसिव पढ़ाएंगे तब हम इसको और डिटेल में पढ़ाएंगे, तब आपको ये पूरी तरीके से क्लियर होगा, ठीक। एक रूल और लिख लीजिए और जान लीजिए, जब हम किसी चीज़ का जेंडर हमें नहीं पता होता है तो हम जनरली कॉमन में डाल देते हैं, ठीक, वो कॉमन जेंडर कहलाता है। लेकिन कुछ ऐसे जेंडर जैसे बेबी, इन्फेंट, ठीक, या फिर कोई एनिमल है, या छोटे मोटे क्रीचर हों, ठीक, मतलब छोटे मोटे जीव जंतु, कीटाणु, इन सब का तो हमें जेंडर नहीं पता होता ना कि ये मेल है कि फीमेल है, क्या है। कोई भी छोटा मोटा, अब मकड़ी जा रही है, हमको क्या पता कि इसकी ये मेल है कि फीमेल है, मकड़ा है कि मकड़ी है, हमको कैसे पता चलेगा। तो कोई एनिमल है या जानवर ही, बड़ा जानवर नहीं हमें पता है, कोई एनिमल हो
या बेबी वर्ड आया हो, इन्फेंट मतलब होता है नवजात शिशु, इन्फेंट जो अभी हाल में पैदा हो, इन्फेंट बोलते हैं नवजात शिशु। या फिर मकड़ी हो, मकड़ा हो, छोटे मोटे क्रीचर हो, मतलब छोटे मोटे क्रीचर, एनिमल जिसका हमको सेक्स नहीं पता हो, बेबी, इन्फेंट, इन वर्ड के सामने हम न्यूट्रल जेंडर मान लेते हैं, इन वर्ड को हम न्यूट्रल जेंडर मान लेते हैं। इनके सामने हम जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो इट का प्रयोग करेंगे। देखो बेबी, इन्फेंट, क्रीचर, इन सब के सामने हम इट का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये न्यूट्रल जेंडर में आएंगे। ये किस में आएंगे? न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। जिस जीव जंतु, कीटाणु, कीड़े मकोड़े या फिर हमें उसका सेक्स नहीं पता चल पा रहा है तो हम उसे किस में डाल देंगे? न्यूट्रल जेंडर में। वैसे तो वो कॉमन जेंडर लिविंग थिंग को दर्शा ही रहा है, वो कॉमन जेंडर न्यूट्रल जेंडर यहाँ मिक्स मत करना है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे बेबी है, इन्फेंट है, मतलब नवजात शिशु हैं, या छोटे मोटे जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, इनको हम न्यूट्रल जेंडर मान लेते हैं। बस इतना सिंपल सी बात समझ लो आप, नहीं तो कॉमन और ये मिक्स कर लो। बेबी, इन्फेंट, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, ये सब किस में आएंगे? कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर में आएंगे। किस में आएंगे? ये न्यूट्रल जेंडर में आएंगे। किस में आएंगे? न्यूट्रल जेंडर। ओके, टुडे इज गुड इनफ, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम।